नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नई दिल्ली में श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक में सुरक्षा, यात्री सुविधा, आपातकालीन सेवाओं और यात्रा मार्गों की तैयारियों पर चर्चा। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, थल सेना प्रमुख डीजी सीआरपीएफ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। यात्रा की सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े इंतजामों की विस्तृत समीक्षा की गई। श्री अमरनाथ जी यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, मेडिकल सुविधाएं, साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में आज से ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 2 दिवसीय अहम बैठक शुरू हो गई है। मंत्री स्तर की इस बैठक से ठोस निर्णयों और साझा रणनीति की उम्मीद है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में शुरू हुई इस बैठक का मुख्य फोकस छोटे किसानों की आय बढ़ाने, उनकी उत्पादकता में सुधार लाने और खेती को अधिक टिकाऊ बनाने पर है। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में खाद्य और पोषण सुरक्षा, कृषि में महिलाओं की भागीदारी पर भी फोकस है। वहीं युवाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से खेती से जोड़ने जैसे विषय भी एजेंडे में प्रमुखता से शामिल हैं। दुनिया की करीब आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्री छोटे किसानों के सशक्तिकरण, खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर मंथन कर रहे हैं। इससे पहले 9 से 11 जून तक इंदौर में ही ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की बैठक भी आयोजित हुई। इसमें कृषि संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। कल 13 जून को राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें रेगुलर कोर्स और 141वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के दीक्षांत परेड का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। यह दौरा भारत के यूरोप नीति और वैश्विक कूटनीतिक सक्रियता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री सबसे पहले फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। 14 जून को उनकी मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से होगी। दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। नीस में दोनों नेता संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन शहर में 52वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 16 से 17 जून को आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में भारत को एक पार्टनर देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का सबसे बड़ा फोकस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होगा। एआई, हेल्थ टेक, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और स्टार्टअप सेक्टर में कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में आयोजित होने वाले भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो के निमंत्रण पर ये यात्रा करने वाले हैं। 1993 में स्लोवाकिया के स्वतंत्र होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो और राष्ट्रपति पीटर पैलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे। दोनों देश व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग, तकनीक सहयोग और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिनलैंड में प्रमुख विदेश नीति और सुरक्षा मंच कुलतारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री अलीना मारिया वोटोनेन और यूएई के सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में चल रहे संघर्ष अब क्षेत्रीय सीमाओं से परे पहुंचकर व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने विश्व में जोखिम कम करने, आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व पर बल दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने दोहराया कि भारत के ऊर्जा निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और ये कीमत और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। विदेश मंत्री ने खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों पर बात की, जो लोगों के आपसी संबंधों, ऊर्जा सहयोग और बढ़ती रणनीतिक एवं रक्षा साझेदारी पर आधारित है।
और आपको बता दें कि ओडिशा के सीएम मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। मो सहित आम सरकार समस्त मंत्री परिषद सदस्य वृंद जनसाधारण सहित सीधा सड़क भाव आम समस्ते मिशिचु सेमानंकर सुख दुखरे साथी होइचु एवं सेमानंकर आशा आकांक्षा अनुरूप योजना प्रस्तुत करी ओडिशा पई एक सुंदर भविष्यतर रूपरेख मध्य आमे प्रस्तुत करिचु एवं से आधार रे मध्य कार्यक्रम आगे चली ओडिशा पई स्पष्ट लक्ष्य एवं से लक्ष्य हासिल करने रोड मैप प्रस्तुत हो सारी से रोड मैप रे आमे ओडिशावासी अग्रगति दिगरे आगु बढ़िया आरंभ करिछु 2036 सुधा समृद्ध ओडिशार यही लक्ष्य हासिल दिगरे मोदी जी नेतृत्व में केंद्र सरकार आमको संपूर्ण सहयोग जोगाई दे आसुचंती। डबल इंजन सरकार डबल इंपैक्ट ओडिशार प्रत्येक गाँव और प्रत्येक सहर में ये प्रतिफलित होही 2 वर्ष में आम सरकार पदक्षेप जो विकास और सशक्तिकरण क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में यह दृश्यमान एवं परिवर्तनर धारा देखा मिलूँ। ओडिशावासी एवं पूर्व अपेक्षा निजर भविष्य को नहीं अधिक आशावादी और आत्मविश्वासी हो पारिछंती। आमर नीति होउची विकासर सुफल रे समस्ते भागीदार विशेष करी गरीब लोकर प्रथम अधिकार ये रही। गत 2 वर्ष रे आमे जदि लोकंकर सेवा करिवार अवकाश भितर आम समस्त योजना भितर एवं विभिन्न कार्यक्रम भितर जदि आमे ताकू देखिबा ताहले ये 2 वर्ष भितर 121 नुआ योजना कार्यक्रम किंबा पदक्षेप घोषणा आमे करिछु जहाँ ओडिशा को समृद्ध ओडिशार अति निकटतर करि पारिछि। बंधुगण आपण माने एठारे उपस्थित अछंती एवं राज्यर मुख्यमंत्री को गत थर पर एथर भी आपण माने खोला मंचरी प्रश्न करी पारुछंती तथा कथित 24 वर्षीय सुशासन समय रे आपण माने केते दूर तत्कालीन मुख्यमंत्री की एभली खोला खोली भावे प्रश्न करिवार सुजोग पाइथिले आउ से कथा आपण माने निजे ही भल भाव जानी। 3 दिन तले मु सरकार अनेक सफलता विषय सूचना देइथिली तेणु आज से सब विषय मु आपण पाखरे पुनर्बार आउथरे पुनरावृत्ति करिया पई चाहुना। तो भुवनेश्वर से अभी आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। साफ तौर पर वो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के जो 12 साल हुए हैं वो कितने उपलब्धि भरे रहे। उन्होंने साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार पर भी फोकस किया और बताया कि किस तरह से ओडिशा भी निरंतर प्रगति और उन्नति कर रहा है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं एक्सप्रेस 100 का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ समिट में भाग लिया और भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो वर्चुअल माध्यम से समिट से जुड़ी। सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की। इसका उद्देश्य विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं को एक मंच पर लाना और संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां साझा हैं, लेकिन संघर्ष और अनिश्चितता का सबसे अधिक असर विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ पर पड़ता है। उन्होंने चुनौतियों के समाधान के लिए समन्वित कार्रवाई और बहुपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने पर जोर दिया। भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है और मध्यम अवधि में जीडीपी वृद्धि दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्विट्जरलैंड के दौरे पर रहेंगे। इसका उद्देश्य भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना और इंडिया EFTA व्यापार व आर्थिक भागीदारी समझौते के क्रियान्वयन पर चर्चा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्विस सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और स्विस फार्मास्यूटिकल उद्योग के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा में TEPA के क्रियान्वयन, समझौते से उत्पन्न परिचालन संबंधी मुद्दों के समाधान और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर फोकस रहने की उम्मीद है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह
ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वो एससीओ के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मोदी सरकार के 12 साल पर कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है। किसानों और युवाओं की सरकार निरंतर प्रगति के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में रोड कनेक्टिविटी की दिशा में बहुत काम हुआ है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को एक और झटका। टीएमसी के बागी सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को लिखा गया पत्र अब सार्वजनिक हुआ। पत्र में टीएमसी के 19 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर साफ नजर आए। बागी सांसदों में टीएमसी सांसद सयानी घोष का दस्तखत भी पत्र में शामिल है। इन बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से संसद में अपना एक अलग गुट बनाने और अलग बैठने की व्यवस्था करने की आधिकारिक मांग की है। लोकसभा में टीएमसी के सांसदों की कुल संख्या 28 है। इसका 2/3 19 होता है। सामने आए सांसदों के दस्तखत से जाहिर है कि इस गुट को लोकसभा में पार्टी के 2/3 सांसदों का समर्थन हासिल है। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी से भी कह दिया है कि उन्हें और अभिषेक बनर्जी में से किसी एक को चुनना होगा। हालांकि अभिषेक बनर्जी की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के अभिषेक बनर्जी का केस न लड़ने के फैसले पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि सब कुछ सुलझ गया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने टीएमसी नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों और विशेष रूप से उनके सांसदों के बीच मतभेद अब काफी गहरा गए, जिसके कारण विरोधाभासी घटनाएं और बयान सामने आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन से जुड़े कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले में राज्य सीआईडी ने कल करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। अभिषेक बनर्जी से पहले सीआईडी द्वारा जारी 3 समन पर उपस्थित नहीं हुए थे और बीमारी और साथ ही उच्च न्यायालय में लंबित याचिका का हवाला देते हुए पेशी से छूट की मांग की थी। अभिषेक बनर्जी से कोयला तस्करी और स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों में ईडी और सीबीआई भी कई बार पूछताछ कर चुकी है। इस बार उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय से किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम राहत मिलने के बाद सीआईडी के समक्ष पेश होना पड़ेगा। चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक की भड़काऊ टिप्पणियों की जांच सीआईडी ने अपने हाथ में ले ली है। इस मामले की जांच पहले विधाननगर साइबर अपराध थाना कर रहा था। प्रारंभिक जांच के दौरान जुटाए गए मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और अन्य सामग्री सीआईडी को सौंपे गए। भारत के मशहूर निशानेबाजी कोच तथा एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया। 49 साल की बेहद कम उम्र में राणा ने दिल्ली के मैक्स साकेत हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। दिग्गज शूटर जसपाल राणा के निधन से पूरे खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई। जसपाल राणा पिछले लंबे समय से मनु भाकर के कोच के रूप में काम कर रहे थे। शूटिंग में अपनी असाधारण उपलब्धियों से उन्होंने देश का मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर निशानेबाजी कोच जसपाल राणा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा है कि जसपाल राणा जी का जाना भारतीय खेल जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शूटर जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि भारत में शूटिंग को एक खेल के रूप में लोकप्रिय बनाने में उनकी बड़ी प्रभावी भूमिका थी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रात भर हुई भारी बारिश और जबरदस्त आंधी तूफान के बाद राष्ट्रीय राजधानी के मौसम में हुआ बदलाव। आईएमडी के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से उत्तर पश्चिम भारत में कल 13 जून तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। लखनऊ समेत यूपी के 58 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में 5 मंजिला इमारत में देर रात भीषण आग लगे। फायर विभाग को करीब 2:30 बजे सूचना मिलने पर राहत कार्य शुरू हुआ। हादसे में 2 महिलाएं समेत 3 की मौत हो गई। कुल 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 5 का इलाज जारी है। अग्निकांड की विस्तृत जांच की जा रही है। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर केवी राजू ने राज्य सरकार द्वारा पिछले 6 वर्षों से तैयार किए जा रहे जिला स्तर के जीडीपी आकलन की सराहना की है। उनका मानना है कि आने वाले समय में जिला स्तर की आर्थिक निगरानी नीति निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार बनेगी। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
मम्मी, आपको भी बचपन में ब्रिज से जाना पसंद था? मैं जब छोटी थी तब इतना कनेक्टिविटी ही नहीं थी। ये तो अब हुआ है। अब नई राहें बनी है, नई उड़ान मिली है, नई स्पीड मिली है, बॉर्डर तक को कनेक्टिविटी मिली है, अष्टलक्ष्मी को सम्मान मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। बीएसई सेंसेक्स से शुरुआती कारोबार में 1000 अंक से अधिक उछलकर 74,859 के दिन के उच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं एनएसई निफ्टी करीब 300 अंक की बढ़त के साथ 23,455 के लेवल को टच कर गया। भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कंपनियां 2027 तक कुल 31,299 करोड़ रुपए निवेश करेगी, जिसमें आधा निवेश सरकार करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में 5 कंपनियों ने अपनी परियोजनाओं में 5,692 करोड़ रुपए का निवेश किया। वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य पूर्व में तनाव के कारण आए आर्थिक झटकों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर को 2026 के लिए बढ़कर 6.5 से 6.6% कर दिया है। वहीं 2027 के लिए वर्ल्ड बैंक ने विकास दर अनुमान को 7.2% पर निर्धारित किया है। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद भारत की उर्वरक सुरक्षा मजबूत है। वर्तमान खरीफ बुआई सत्र के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि देश की उर्वरक आपूर्ति संतोषजनक है। वैश्विक यूरिया कीमतों में गिरावट के बाद सब्सिडी पर भी समीक्षा हो सकती है। सरकार ने पिछले 7 सालों में आयात किए गए परमाणु ऊर्जा से जुड़े सामानों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से माफ कर दिया है। ये छूट 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक के समय के लिए लागू रहेगी। एक नई रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वीजा प्रोग्राम्स में भारत का दबदबा कायम है। अमेरिका के H-1B और यूएई के गोल्डन वीजा में भारतीय सबसे आगे हैं। भारतीय तकनीकी और कुशल पेशेवरों की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। यूएई, सिंगापुर, ब्रिटेन और अमेरिका प्रमुख गंतव्य बन गए हैं, जहां उन्हें स्थानीय कर्मचारियों से अधिक वेतन मिलता है। भारतीय बैंकों ने विदेशी मुद्रा में जमा फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट FCNR-B डिपॉजिट विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर जमा ब्याज दर को बढ़ाकर 6.6% तक कर दिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर बड़ा कदम उठाते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नए नियम लागू कर दिए हैं। नए आदेश के अनुसार संस्थागत, औद्योगिक और व्यावसायिक ग्राहक अब खुदरा पंप से ईंधन नहीं खरीद पाएंगे। डीजल की बिक्री केवल वाहन टैंक या अनुमोदित कंटेनर में ही होगी। प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर ही डीजल बेचा जाएगा। आदेश 90 दिन या अगले आदेश तक लागू रहेगा और सरकार को पालन कराने की तलाशी और अधिग्रहण की शक्ति दी गई है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार यदि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष दोबारा गंभीर रूप लेता है तो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद पिछले 3 महीनों में वैश्विक बाजार से कुल मिलाकर लगभग 100 करोड़ बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। सोने के वायदा भाव की शुरुआत आज तेजी के साथ हुई। MCX पर सोने का बेंचमार्क अगस्त कॉन्ट्रैक्ट आज 1,663 रुपए की तेजी के साथ 1,50,595 रुपए के भाव पर खुला। वहीं चांदी आज 3,123 रुपए की तेजी के साथ 2,42,776 रुपए पर खुली। सेबी ने कहा कि भारत में PMS इंडस्ट्री के अगले विकास में पारदर्शिता, निवेशक सुरक्षा और मजबूत शासन व्यवस्था अहम होगी। इंडस्ट्री की एसेट अंडर मैनेजमेंट 42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। PMS सेक्टर के टिकाऊ विकास के लिए स्टैंडर्डाइजेशन, बेहतर डेटा पारदर्शिता और मजबूत वितरण प्रणाली जरूरी है। टियर 2 और टियर 3 मार्केट में पैठ और निवेशकों में जागरूकता भी विकास में मदद करेगी। कोलियस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई, दिल्ली, NCR और बेंगलुरु दुनिया के टॉप 30 फाइनेंशियल सर्विस मार्केट्स में शामिल है। भारतीय शहरों ने टैलेंट, तकनीकी क्षमताओं और उद्योग उत्पादन में मजबूत प्रदर्शन किया है। भारत तेजी के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में एक प्रमुख ग्लोबल टैलेंट हब बन रहा है। वैश्विक कंपनियां इसे अपने विस्तार और हाई वैल्यू बिजनेस ऑपरेशंस के लिए आकर्षक केंद्र मान रही है। स्पेसएक्स ने अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े IPO के तहत अपने शेयर $135 प्रति शेयर की कीमत पर जारी किए। इस IPO से 555 मिलियन शेयरों की बिक्री के जरिए $75 अरब जुटाए गए। एलन मस्क की कंपनी स्पेस सैटेलाइट और AI क्षेत्र में विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो गई है। स्पेसएक्स का शेयर आज से नैस्डैक पर कारोबार शुरू करेगा।
अमेरिका और ईरान के जारी संघर्ष के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न करने पर सहमत हो गया है। इसके अलावा ईरान किसी भी तरह का न्यूक्लियर हथियार भी नहीं खरीदेगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ शांति समझौता इसी सप्ताह हो सकता है। डील होते ही यूएस ब्लॉकेड को हटा दिया जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, जिससे तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने कहा कि बातचीत के अधिकांश हिस्से अंतिम रूप में है, लेकिन ईरान अपनी रेड लाइन पर समझौता नहीं करेगा। कैलिफोर्निया के ट्रेसी में मेडलाइन सुविधा के गोदाम में गुरुवार को आग लग गई, जिससे भारी काले धुएं के गुब्बारे उठते देखे गए। दोपहर 1 बजे ट्रेसी पुलिस ने आपातकालीन टीमों को बुलाया और पास की सड़कों को बंद कर निकासी में मदद की। ओपेक ने लगातार दूसरे महीने इस साल ग्लोबल ऑयल डिमांड में बढ़ोतरी के अपने अनुमान को कम कर दिया है। इसकी वजह नॉन ओईसीडी देशों में डिमांड कम होने की संभावना बताई गई। ओपेक के वियना आधारित मासिक तेल बाजार रिपोर्ट के अनुसार 2026 में वैश्विक तेल मांग 2025 के मुकाबले 9.7 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ेगी, जबकि मई में यह अनुमान 11.7 लाख और अप्रैल में 13.8 लाख बैरल था। ब्रिटेन के आर्म फोर्सेस मिनिस्टर अल कांस ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक से पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार मिलिट्री के लोगों को ठीक से सपोर्ट करने और डिफेंस में निवेश करने में नाकाम रही है। उन्होंने लिखा कि ब्रिटेन के आर्म्ड फोर्सेस से एक ज्यादा खतरनाक दुनिया में काम करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि उनका बजट ऐसी दुनिया के हिसाब से बना है जो ज्यादा शांत थी। कांस ने सरकार के डिफेंस पर खर्च करने के प्लान की भी आलोचना की। यूनाइटेड किंगडम के बेलफास्ट में मंगलवार को बुधवार की रात अप्रवासन विरोधी हिंसा के दौरान हेल्थ केयर वर्कर्स को धमकियां दी गईं और उनके घर जलाने की चेतावनी मिली। यूनियस ने 15 परिवारों को सुरक्षित निकालने में मदद की। सोमवार को चाकू से हुए हमले के बाद पिछले 2 रातों में बेलफास्ट में दंगाइयों ने घर जलाए, खिड़कियां तोड़ी, पुलिस पर ईंटें फेंकी और सड़कों पर मार्च करते हुए कहा कि वो विदेशियों को बाहर निकालने आए हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने गुरुवार को अपनी तीनों मुख्य ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। डिपॉजिट रेट 2.25%, मेन रिफाइनेंसिंग 2.4% और मार्जिनल लेंडिंग 2.65% हो गई। ईसीबी ने कहा कि मध्य पूर्व में युद्ध और बढ़ती ऊर्जा कीमतों के कारण महंगाई का दबाव बढ़ रहा है। ये कदम यूरो क्षेत्र के माध्यम से मध्यम अवधि के आर्थिक आउटलुक को ध्यान में रखकर लिया गया है। तिराना में हजारों अल्बानी नागरिकों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर के लग्जरी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध किया और प्रधानमंत्री एडी रामा के इस्तीफे की मांग की। पीवी सिंधु पहुंची ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को दी मात। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन सब ने इन 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 का भारत और 2014 के बाद का भारत, और आज की पीढ़ी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो भारत अपनी विकास की यात्रा को तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए, तमाम झंझावातों से जूझते हुए, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके लगातार आगे बढ़ाया है। भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की ताकत का लोहा
न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए 12 वर्ष देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो 12 वर्ष के शानदार कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है, मैं इसके लिए सबसे पहले प्रदेश की इस टीम की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, पूरे एनडीए परिवार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय कैबिनेट को इसके लिए बधाई देता हूं। हम लोगों ने इस चीज को एहसास किया है कि इन 12 वर्षों में हर व्यक्ति ने इस बात का एहसास किया है कि आज से यानी 1947 से लेकर के आजादी के पहले का भारत क्या था। गुलामी के कालखंड थे, बंदिशें थी, तमाम प्रकार से लोगों की भावनाओं को, लोगों की आजादी को रौंदा गया था। लेकिन 1947 में जो देश स्वतंत्र हुआ था, उस स्वतंत्र भारत के अंदर भारत के नागरिकों को, वे किसी भी तबके का रहा हो, बांटने का काम तो किया होगा राजनीतिक दलों ने। किसी ने जाति के नाम पर, किसी ने क्षेत्र के नाम पर, किसी ने भाषा के नाम पर, किसी ने मत और मजहब के नाम पर, किसी ने संप्रदाय के नाम पर। लेकिन फोकस्ड कार्यक्रम और उन कार्यक्रमों को सफलतम क्रियान्वयन होते हुए नहीं देखा होगा। पहली बार भारत इस बात का एहसास कर रहा है कि योजना बनाना ही नहीं, उस कार्य योजना को बनाने के साथ ही यह भी तय करना कि उसके सफल क्रियान्वयन के लिए उन सभी पक्षों को साथ लेकर के चलना और उसे जन आंदोलन बना देना। पहली बार इस बात को देखा होगा। देश के अंदर जनधन अकाउंट खोलने की बात हो या स्वच्छ भारत मिशन के अंदर देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों के पास देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार अपना स्वयं का शौचालय हो। 4 करोड़ परिवारों को देश के अंदर सिर को ढकने के लिए अपने स्वयं के आवास उपलब्ध कराने के कार्य हो, या फिर देश के अंदर गरीब को जो हॉस्पिटल में, महंगे हॉस्पिटल में उपचार की सामर्थ्य नहीं रखता है, उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देकर के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत से बिना किसी सिफारिश के उसको कवर करने का की योजना। नए उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, महिला, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना, युवाओं के लिए स्टार्टअप की योजना हो, या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए डिजिटल इंडिया और भारत की व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक व्यापक परिवर्तन की रणनीति के साथ, एक नई पहचान के साथ भारत को आगे बढ़ाना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आप सुन रहे थे, जो कि प्रेस वार्ता के माध्यम से बता रहे थे कि किस तरह से मोदी सरकार के उपलब्धियों भरे 12 साल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1947 से लेकर साल 2014 तक और 2014 से लेकर अब तक के बदलाव को साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत अपने खाते में 2014 के बाद से किस तरह से उपलब्धियां जोड़ रहा है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।